नमस्कार दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की इंडियन पॉलिटी सीरीज नंबर 15 में मौलिक ढांचा पर चर्चा की जाएगी। मौलिक ढांचे से अभिप्राय है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के बेहद अनिवार्य तत्व जिनके अभाव में संविधान की मूल भावना ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात उन अगर तत्वों को निकाल दिया जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि एक नवीन संविधान का निर्माण हो जाएगा जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। मौलिक ढांचे का जो सिद्धांत है यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है जो भारत के संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं को लेकर है, जिन विशेषताओं में संसद भी संविधान संशोधन के जरिए किसी प्रकार का परिवर्तन या नष्ट नहीं कर सकती। मौलिक ढांचे को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया गया है, बल्कि मौलिक ढांचे की जो प्रकृति वो गतिशील या गत्यात्मक तथा परिस्थिति जन्य के रूप में देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि मौलिक ढांचे में कौन कौन से तत्व शामिल होंगे वो विभिन्न निर्णयों के माध्यम से बताए जाएंगे। अभी तक लगभग 20 तत्वों को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक ढांचे का हिस्सा माना है जो विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। अगर मैं ये कहूँ कि मौलिक ढांचे की प्रकृति परिस्थिति जन्य तथा गत्यात्मक है तो यह कहना गलत नहीं होगा। मौलिक ढांचे की अवधारणा का जो प्रतिपादन भारतीय व्यवस्था में हुआ वो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो एक केशवानंद भारती तक बात पहुंचती है, उस केस तक बात पहुंचती है, उससे पहले अनेकों केस या मैं ये कहूँ विधायिका और न्यायपालिका में एक संघर्ष चलता है। उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमें मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन मिलता है या मौलिक ढांचे की अवधारणा प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं वो क्या संघर्ष और किस प्रकार क्या क्या केस हुए, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई जिससे यह मौलिक ढांचा मिला। संविधान के लागू होने के बाद सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाए गए जिन कानूनों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया। जमींदार लोगों ने न्यायपालिका में इस बात को लेकर, इन कानूनों को लेकर याचिका लगाई और न्यायपालिका ने जमींदारों के पक्ष में निर्णय दिया सरकार के विरोध में। तब सरकार ने, संसद ने प्रथम संविधान संशोधन किया जिसके माध्यम से 9th शेड्यूल को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस 9वीं अनुसूची में यह कहा गया कि जो भी विषय संसद के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी तथा इसमें आर्टिकल 31B जैसे प्रावधान किए गए। इस 31B जैसे प्रावधान में कहा गया कि अगर कोई भी जमीन ली जाएगी कि जमींदारी जो व्यवस्था है उसका उन्मूलन किया जाएगा बगैर मुआवजे के। इस संशोधन को शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 में चुनौती दी गई, जहां पर याचिकाकर्ता ने कहा कि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि सरकार कोई भी ऐसी विधि, कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उसको कम करती है या छीनती है। यहां पर सरकार का पक्ष लिया महान्यायवादी ने, जिसको मैं साधारण शब्दों में केंद्र सरकार का वकील बोलता हूं। महान्यायवादी ने कहा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों अलग अलग हैं। आर्टिकल 13 में जो बात कही गई वो साधारण कानून के संदर्भ में है, संविधान संशोधन के संदर्भ में नहीं है। और न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने महान्यायवादी के तर्क को माना और सरकार का पक्ष लिया और कहा कि संसद संविधान के किसी भाग में, किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार रखती है। इसके बाद संसद ने 1964 में 17वां संविधान संशोधन किया जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची में 44 संविधि जोड़ी गई। ये बहुत अधिक विस्तार 9वीं अनुसूची का किया गया, जिसके बाद फिर दोबारा चुनौती दी गई संसद के द्वारा इस किए गए कार्य को, और वो चुनौती दी गई सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस 1965 में। यहाँ पर 5 जजों की बेंच बनी थी जिसमें 3 और 2 की मेजॉरिटी से डिसीजन दिया गया। यहाँ भी सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि वह संशोधन कर सकती है।
लेकिन उसके बाद एक केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। यहां पर न्यायपालिका ने अपने पूर्व के निर्णय को बदला और कहा कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती मौलिक अधिकारों के आधार पर, कि मौलिक अधिकार में कोई संशोधन नहीं हो सकता। यह जो निर्णय था, इस निर्णय में संसद ने कहा कि आर्टिकल 13 और 368 चाहे कुछ भी व्यवस्था हो, 13 का अर्थ भी यही है कि संविधान संशोधन हो या साधारण विधि हो, किसी भी आधार पर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को एक नया नेचर दिया और एक नया उसको नाम दिया। वो नाम था कि ट्रांसडेंटल पोजीशन, यानी कि संसद की पहुंच से बाहर रखा, कि मौलिक अधिकार जो है वो संसद की पहुंच से बाहर है या उसके कंट्रोल में नहीं है या वह उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। और जो ये गोलकनाथ वाला निर्णय था, ये इसमें 11 जजों की एक बेंच बनी थी, जो 6 और 5 की मेजॉरिटी से डिसीजन दिया गया था। इसके बाद जब न्यायपालिका ने गोलकनाथ का निर्णय दिया, तो इस निर्णय के बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया। इस संशोधन को संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अंदर आर्टिकल 13 में एक 13 फूट जोड़ा गया, यानी कि एक नया अनुच्छेद का क्लोज जोड़ा गया, अनुच्छेद 13(4), जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 की बातें अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होती, अर्थात संसद संविधान के मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। इस प्रकार गोलकनाथ वाले दिए गए निर्णय को संसद ने बदल दिया। इन सभी निर्णयों को केशवानंद भारती केस में चुनौती दी गई, जो 73 में हुआ था। ये केशवानंद भारती केस ये था कि केशवानंद भारती जी का जो मठ था, उसका अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया था, जो 1963 केरल जमीन सुधार अधिनियम के द्वारा और साथ में 29वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा यह अधिग्रहण किया गया था। इस अधिग्रहण के कारण केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी थी, उसके कई आधार थे, उसमें कई बातें बोली गई। एक तो 24वें संशोधन को, 25वें संशोधन को, 26वें संशोधन को तथा 29वें संविधान संशोधन को वहाँ पर चुनौती दी गई। यहाँ पर न्यायपालिका ने 13 जजों की पीठ बनाई, जिसमें 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया गया। और इस निर्णय में कहा गया कि संशोधन जो 24वां, 25वां, 29वां वो वैध है, तथा 13 के तहत, चाहे आपका 368 के तहत हो, संसद संविधान में संशोधन करना यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार रखती है। लेकिन साथ में एक कंडीशन लगा दी, एक शर्त लगा दी, वो शर्त थी मौलिक ढांचे की। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है, मगर शर्त है मौलिक ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और यहीं से मौलिक ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन होता है। उसके बाद एक केस और था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस केस में संसद ने क्या किया, जो हमारे उच्च पद हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर आदि, उनके चुनावों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया। इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है। ये जो किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा संशोधन करवाया गया था, उसका कारण था राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट चुनाव में धांधली के आधार पर केस फाइल किया था, जिसमें इंदिरा जी को ये डर था कि मैं चुनाव वो जो केस था वो मैं हार जाऊंगी। और हुआ भी ऐसा ही। राजनारायण केस में इंदिरा गांधी जी केस को हार गई थी, लेकिन उससे पहले संशोधन हो चुका था, इसलिए इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन रद्द नहीं हुआ। उसके बाद इमरजेंसी लगती है और इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के दौरान 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी का तोहफा भी कहा जाता है। इसमें कई सारे परिवर्तन किए गए और उन परिवर्तनों में एक परिवर्तन था जो 42वें संविधान संशोधन की धारा 355 या क्लोज 55 था, जिसमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद 368 संसद को संपूर्ण अधिकार देता है, जिसमें किसी प्रकार का
कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी कि संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो असीमित है। इसके बाद एक और संशोधन था जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, जो जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया था। इस जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 में जो संपत्ति से जुड़ा क्लोज है, इन दोनों को 19(1)(f), इन दोनों को एक विधिक अधिकार आर्टिकल 300(a) के तहत बना दिया गया था। इसके बाद फिर इन सभी जितने भी संशोधन किए गए थे, इन सभी संशोधनों को मिनर्वा मिल्स वाले केस 1980 में चुनौती दी गई। मिनर्वा मिल्स एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो कर्नाटक की थी, और इस कंपनी को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। इस राष्ट्रीयकरण के विरोध में मिनर्वा मिल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मिनर्वा मिल्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के खंड 4 और खंड 55 को असंवैधानिक घोषित किया, और यहाँ भी बुनियादी जो ढांचा है उसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास न्यायपालिका के द्वारा किया गया। मिनर्वा मिल्स में ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 का जो क्लोज 4 और क्लोज 5 है वो अधिकारातीत है, अर्थात सरकार को संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति नहीं है। ऐसा खुद 368 में लिखा है। ये व्याख्या की गई किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का जो पक्ष ले रही है, 368 का जो पक्ष लेती है, उसका क्लोज ही जो था 5वां ये कहता है कि सरकार संविधान के किसी भाग को अपने मनचाहे ढंग से परिवर्तित करने का अधिकार नहीं रखती है। इसके बाद भी अनेकों और केस के द्वारा न्यायपालिका ने मौलिक ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया, और कई केस जो आप देख भी रहे होंगे जो मैंने लिस्ट दी है, संजीव कोक वाला केस, इसके अलावा आपका भीम सिंह जी वाला केस, एसपी गुप्ता वाला केस, कई केसेस में आए थे। जबकि मैं एक केस और जिक्र आपको करूंगा, 2007 में कोयलू बनाम तमिलनाडु राज्य में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूची 9 ही क्यों ना हो, जो 2007 में केस आया था कि अनुसूची 9 ही क्यों ना हो, उसमें भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो यानी कि वर्तमान में अनुसूची 9 की भी समीक्षा हो सकती है। दोस्तों, एक मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर वर्तमान में जितने भी तत्व मौलिक ढांचे में हैं उनको बताया गया है। वो तत्व जैसे आपको दिया गया है, 20 तत्व टोटल है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का नियम जो हम रूल ऑफ लॉ आप बोल सकते हैं, कानून का शासन जिसको आप बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा, इसके अलावा रिट 32, 226, पंथ निरपेक्षता, इन कई तत्वों को अनेकों व्याख्याओं या अनेकों निर्णयों की व्याख्याओं के माध्यम से मौलिक ढांचे में सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये सीरीज़ 15 पूरी होती हैं, मैं नई सीरीज़ एक अलग टॉपिक पे जल्दी शुरू करूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।